इन दिस वीडियो हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं और कैसे करते हैं उन्हें बैलेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशन एक्सप्रेस। आई एम रुचि एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें डिस्कस करना होगा कि रिएक्शंस होती क्या है। जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके एक नया प्रोडक्ट, एक या एक से ज़्यादा नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली रिएक्शंस टू टाइप की होती हैं, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या होता है? तो जहाँ तक इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस का सवाल है, इन फिजिकल रिएक्शंस हमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर और इवेपोरेशन, उसके तीनों ही रिएक्शंस में वाटर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। बॉइलिंग ऑफ वाटर में भी वो वाटर रहता है, फ्रीज होकर आइस बनता है तो भी उसकी आइडेंटिटी H2O ही रहती है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है तो जो एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो प्रोडक्ट बनने के बाद अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छोड़ चुके होते हैं, वो कोई नया प्रोडक्ट या नया कंपाउंड बन जाते हैं। जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो हम केमिकल रिएक्शन 4 बेसिस पे जज कर सकते हैं। या तो उस रिएक्शन में कोई चेंज ऑफ स्टेट हुआ हो, या फिर कोई चेंज ऑफ कलर, या फिर एवोल्यूशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ गैस, या फिर चेंज इन दी टेम्परेचर। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस। हमें क्यों जरूरत पड़ी केमिकल इक्वेशंस डेवलप करने की? तो केमिकल इक्वेशंस को केमिस्ट्री के टर्म्स में समझने से पहले हम लेमन टर्म्स में समझते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। मैंने यहाँ पे एक बेसिक इक्वेशन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जहाँ पे A + P गिव्स C + D। यहाँ पर A और B मेरे रिएक्टेंट्स हैं और C + D मेरे जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी इक्वेशन, चाहे वो केमिकल इक्वेशन हो या कोई और इक्वेशन हो, उसको लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। पहले लेफ्ट साइड में LHS में हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स, RHS में हमारे आते हैं प्रोडक्ट्स, और उस फ्लो ऑफ द रिएक्शन को शो करता है ये एरो। ये एरो अगर इस डायरेक्शन में होगा तो मेरी रिएक्शन रिवर्स जाएगी। अगर ये इस डायरेक्शन में है मतलब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इन नटशेल अगर हम समझे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है लॉन्ग केमिकल रिएक्शंस का। हम रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में। तो मैंने लिखी है एक बेसिक केमिकल इक्वेशन जिसमें मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमारे पास केमिकल इक्वेशन लिखने का आइडिया नहीं होता तो हमें रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बड़े बड़े इक्वेशन लिखने पड़ते हैं। टॉकिंग अबाउट अ वेरी बेसिक रिएक्शन लाइक दिस, अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को उनके नेम्स के फॉर्म में लिखने जाऊँ तो मेरी रिएक्शन बहुत लंबी जाएगी। और हमें ये तो बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, और भी बहुत बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शन होती हैं। इसीलिए द आइडिया ऑफ केमिकल इक्वेशन केम थ्रू, जिसमें हम एलिमेंट्स को उनके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है विच इज अ कंपाउंड और अनदर एलिमेंट, हम उसे भी उसके सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूव ऑन करते हैं टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीखने से पहले हमें ये जानना होगा कि इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है। तो हम सबने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, जो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। तो जब हम बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे रिएक्टेंट्स का जितना भी मास है हमारे प्रोडक्ट्स का भी उतना ही मास हो, क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स का मास होता है वो आगे जाके प्रोडक्ट्स के मास के बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिखी है दो केमिकल इक्वेशंस, एक बैलेंस्ड है एक अनबैलेंस्ड है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, या ये कैसे चेक करना है कि मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। शुरू करते हैं पहली इक्वेशन के साथ, जिसमें जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnHO4 प्लस H2। तो हमें सबसे पहले वो कंपाउंड पकड़ना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हो। इक्वेशन को देख के पता चल रहा है सबसे ज़्यादा मास है ZnSO4 का। हम इस कंपाउंड को पिक करेंगे अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ZnSO4 में मैंने देखा ऑक्सीजन में, यहाँ ऑक्सीजन में प्रोडक्ट साइड में मेरे पास 4 एटम्स हैं, वेयर एज इन रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन में मेरे पास 4 एटम्स हैं। तो मेरा ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर। सल्फर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में मैंने देखा एक एटम है, रिएक्टेंट साइड में मैंने देखा एक एटम है, सल्फर भी बैलेंस्ड है। आगे मूव ऑन करते हैं जिंक की तरफ। हमारा जिंक भी बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास है जिंक का एक एटम, और रिएक्टेंट साइड में मेरे पास जिंक का एक एटम है, विच सेज कि जिंक भी बैलेंस्ड है। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे दूसरे एलिमेंट पे, विच इज हाइड्रोजन। प्रोडक्ट साइड में मैंने देखा हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, विच सेज कि हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड इन द इक्वेशन। This shows my entire chemical equation is balanced.
नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे दूसरी इक्वेशन की तरफ। इस इक्वेशन में भी हमें वही ट्रिक फॉलो करनी है, हमें वो कंपाउंड पिक करना है जिसके एटम्स का मास मैक्सिमम है, और वो देखिए पता चल रहा है इट इज Fe3O4। Fe3O4 में हमें देखना होगा मास ऑक्सीजन और आयरन का। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि उसके एटम्स का मास मैक्सिमम है O4। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का मास है 4, वेयर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का मास है सिर्फ 1। तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे रिएक्टेंट साइड में 4 से अपने ऑक्सीजन के एटम्स को इंक्रीज करना होगा। तो मैंने इसके आगे 4 लगा दिया। 4 लगाने का मतलब है कि 4 ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरा ऑक्सीजन इस इक्वेशन में बैलेंस्ड हो गया। मूव ऑन करते हैं आयरन को बैलेंस करने में। आयरन के यहाँ पे 3 एटम्स हैं। यहाँ देखूंगी आयरन का सिर्फ एक एटम है, तो मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे मेरा Fe बैलेंस हो गया ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। मूव ऑन करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ H2। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, वेराज रिएक्टेंट साइड में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के 4 2 8 एटम्स हैं, विच इज नॉट बैलेंस्ड। तो बैलेंस करने के लिए मुझे इस तरफ हाइड्रोजन के आगे 4 मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि 4 into 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्रोडक्ट साइड, 4 into 2 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड। तो मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब अगर मैं चेक करूँ अपनी पूरी इक्वेशन को दोबारा से, Fe के 3 एटम्स है ऑन रिएक्टेंट साइड, Fe के 3 एटम्स है ऑन प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन के 4 to the 8 एटम्स है ऑन रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन के 4 to the 8 एटम्स है ऑन प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है ऑन रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है ऑन प्रोडक्ट साइड, which shows कि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। दिस मेथड ऑफ बैलेंस इक्वेशन को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, बिकॉज इसमें आप एटम्स के आगे हिट एंड ट्रायल करके नंबर्स डाल के ये चेक करते हैं इक्वेशन बैलेंस हो गई या नहीं। हम करते हैं केमिकल रिएक्शंस की रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब आगे केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स के सिंबल लिखने के साथ साथ हम उनके स्टेट भी मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का स्टेट हमें नहीं पता चल रहा ये रिएक्शन देखकर, पर अगर मैं इसके आगे S लिख दूँ, इसके आगे L लिख दूँ, इसके आगे भी S लिख दूँ, तो मेरी इक्वेशन देख के कोई भी बता सकता है कि एलिमेंट्स में एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें भी सॉलिड प्लस गैस है। तो हम 4 सिंबल से स्टेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं लिखती हूँ G, तो इट शोज कि कोई भी गैसियस स्टेट में प्रोडक्ट या एलिमेंट इंक्लूडेड है इस रिएक्शन में। अगर मैं लिखती हूँ S, तो ये शो करता है कि मेरी रिएक्शन में एक एलिमेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है। अगर मैं लिखती हूँ AQ, तो इट शोज कि मेरी रिएक्शन में एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन कोई भी ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें हम वाटर के अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई सॉल्यूट मिक्स करते हैं। और लास्ट होता है कोई भी एलिमेंट या कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में है। तो ये तो बात करी हमने रिएक्शन में अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टेट्स को मेंशन करने की। इसके साथ साथ हम ये भी मेंशन कर सकते हैं अपनी इक्वेशन में कि हमारे रिएक्शन का टेम्परेचर क्या था, हमने क्या कोई हीट प्रोवाइड करी या हमने कोई प्रेशर प्रोवाइड करा। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो मैंने एरो के ऊपर 340 atm लिखा है। 340 atm इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट करती है कि 340 atm का प्रेशर मुझे लगाना पड़ेगा रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो किसी भी इक्वेशन के एरो के ऊपर हम सिंबलाइज कर सकते हैं कि इस रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए हमें एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ और एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़े या नहीं। कभी या तो एक्सटर्नल फोर्स कोई प्रेशर हो सकता है, या फिर मैं हीट प्रोवाइड कर सकती हूँ अपनी रिएक्शन को हीट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन के और भी ट्रिक्स समझने की तरफ। मैंने यहाँ पर कुछ केमिकल इक्वेशंस लिखी हैं जो कि अनबैलेंस्ड है, तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम सीखेंगे कोई और मेथड जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा सा अलग है। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको वो एलिमेंट पिक करना है जो इक्वेशन में सबसे कम दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को पिक करूँ तो मैं देख सकती हूँ कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 2 बार दिखाई दे रहा है और प्रोडक्ट में 1 बार दिखाई दे रहा है, विच शोज कि ऑक्सीजन 3 बार अपीयर हुआ है। अगर मैं देखूँ फॉस्फोरस को, तो वो रिएक्टेंट्स में 1 बार दिख रहा है, प्रोडक्ट में भी 1 बार दिख रहा है। सेम फॉर हाइड्रोजन। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं फॉस्फोरस या हाइड्रोजन में से कोई भी एक एलिमेंट पिक कर सकती हूँ। लेट्स से मैंने फॉस्फोरस पिक करा, तो प्रोडक्ट साइड में फॉस्फोरस का 1 एटम है, वेयर रिएक्टेंट साइड में फॉस्फोरस के 4 एटम्स हैं। तो अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं फॉस्फोरस को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब मेरा फॉस्फोरस रिएक्शन के दोनों साइड बैलेंस हो चुका है। मेरा फॉस्फोरस LHS और RHS में इक्वल है। मूव ऑन करते हैं हाइड्रोजन की तरफ।
हाइड्रोजन के अब मेरे पास 4 into 3 12 एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में, वेयर एज LHS में यानी कि रिएक्टेंट्स के साइड में हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम्स हैं, तो मुझे उसे 12 बनाने के लिए उसमें 6 मल्टीप्लाई करना होगा। मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। मेरी इक्वेशन में फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस्ड है। रिमेनिंग लास्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, हम उसके एटम्स को भी चेक करेंगे। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 into 4 16 एटम्स हैं और रिएक्शन के LHS में रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन के 6 + 10 16 एटम्स है। तो मेरा ऑक्सीजन खुद पर खुद बैलेंस हो गया, मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। मूव ऑन करते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। यहाँ पर भी हम वही ट्रिक फॉलो करेंगे, हम उस एटम को पकड़ेंगे या हम उस एलिमेंट को पकड़ेंगे जो सबसे लीस्ट अपीयर हुआ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे लीस्ट अपीयर हुए हैं हमारी इक्वेशन में। करते हैं कार्बन को। जैसा कि हम देख सकते हैं कार्बन के प्रोडक्ट साइड में है 6 एटम्स और रिएक्टेंट साइड में है सिर्फ 1 एटम। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी कार्बन को 6 से LHS में, ताकि मेरा कार्बन दोनों साइड बैलेंस हो जाए। मूव ऑन करते हैं सेकेंड एलिमेंट की तरफ, विच इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में 12 एटम्स हैं। तो अपनी इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 to the 12 रिएक्टेंट साइड में, 12 एटम्स ऑन दी प्रोडक्ट साइड, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। मूव ऑन करते हैं लास्ट एलिमेंट की तरफ, विच इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में 6 + 2 8 एटम्स हैं, रिएक्टेंट साइड में 6 + 12 18 एटम्स हैं। तो हमारा ऑक्सीजन इस बार खुद पर खुद बैलेंस नहीं हुआ, हमें इसे करना पड़ेगा। सो बाय अंडरस्टैंडिंग हमें समझ आता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ हेरफेर करनी होगी। इधर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के 6 + 2 8 एटम्स हैं, तो हमें ऑक्सीजन के 8 एटम्स को 8 से 18 एटम्स बनाना होगा ताकि वो रिएक्शन में बैलेंस आउट हो जाए। तो आई हैव टू ऑप्शंस। या तो मैं इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ कोई खेल खेल सकती हूँ या फिर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कोई खेल खेल सकती हूँ। सो यहाँ पर हल्की सी ट्रिक ये है कि अगर मैं ऑक्सीजन के आगे, अगर मैं इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के आगे कोई भी कोएफिशिएंट ऐड करूँगी तो ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन और हाइड्रोजन के भी एटम्स में हेरफेर हो जाएगी। सो द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज टू प्ले विद ऑक्सीजन हियर। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम ऑक्सीजन के इस वाले एलिमेंट, तो ऑक्सीजन के इस वाली साइड हम कोई ना कोई कोएफिशिएंट ऐड करके इसको इक्वेशन में बैलेंस करें। तो अगर मैं यहाँ पर डालती हूँ 6 into 12 प्लस 6 एटम ऑक्सीजन की यहाँ मिलाकर यहाँ बन जाएगी 18 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और इस इक्वेशन के इस साइड भी मेरे 18 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दिस शोज कि मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस आउट हो गई है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। सेम आइडिया फॉलो करेंगे, वो एलिमेंट जो सबसे लीस्ट टाइम इक्वेशन में अपीयर हुआ है उसको पिक करेंगे हम बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर हम या तो सिलिकॉन चूज कर सकते हैं या फिर क्लोरीन चूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में लीस्ट अपीयर हुआ है। तो अगर मैं पिक करूँ सिलिकॉन का रिएक्टेंट साइड में है सिर्फ 1 एटम, प्रोडक्ट साइड में भी है सिर्फ 1 एटम, तो मेरी इक्वेशन में सिलिकॉन ऑलरेडी बैलेंस्ड आउट है। अगर मैं पिक करूँ क्लोरीन, तो मेरे पास है क्लोरीन के 4 एटम्स और यहाँ है क्लोरीन का सिर्फ 1 एटम। तो क्लोरीन को बैलेंस आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 ऐड करना पड़ेगा। अब मेरी इक्वेशन में सिलिकॉन के साथ साथ क्लोरीन भी बैलेंस आउट हो चुका है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, विच इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अगर मैं प्रोडक्ट साइड में देखूँ तो 4 + 4 8 एटम्स हैं, वेराज अगर हम रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में देखें, LHS में देखें, तो हमारी इक्वेशन में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को 2 से 1 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरा हाइड्रोजन भी इक्वेशन में बैलेंस्ड है। 4 to the 8, 4 + 4 8. Hydrogen is also balanced. The last element which remains is oxygen. Oxygen के reactant साइड में 4 एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम्स हैं, तो मेरा ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इक्वेशन में बैलेंस हो चुका है। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। मैं पिक करूंगी एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम का रिएक्शन के LHS में सिर्फ 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी सिर्फ 1 एटम है, तो एल्यूमिनियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इन द इक्वेशन। मूव ऑन करते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन का रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 3 एटम्स हैं, तो क्लोरीन इज नॉट करंटली बैलेंस्ड इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 3 का कोफिशिएंट ऐड करते हैं, क्लोरीन के 3 एटम्स यहाँ, 3 एटम्स यहाँ, क्लोरीन इज ऑल्सो बैलेंस्ड इन द इक्वेशन। मूव है तो मूव ऑन करते हैं थर्ड एलिमेंट की तरफ, विच इज हाइड्रोजन। एज यू कैन सी हाइड्रोजन का LHS में 3 एटम्स हैं, वेयर एज प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पर हमारी इक्वेशन बैलेंस करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कोई भी ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होता हो। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा दैट इज 6। तो हमें इक्वेशन की दोनों साइड हाइड्रोजन के 6 एटम्स को मेंटेन करना होगा। तो वेरी इजी, हमें रिएक्शन के इस तरफ हाइड्रोजन में 3 ऐड करना होगा, जिससे मेरे हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे 6 ऑन द प्रोडक्ट साइड, और इधर अगर मैं 3 हटा के 6 डाल दूँ तो मेरा हाइड्रोजन बैलेंस आउट हो जाएगा। बट द ट्रिक हियर इज कि अब मेरा क्लोरीन बैलेंस आउट नहीं है। एज यू कैन सी क्लोरीन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं और यहाँ पर 3 से 6 हो चुके हैं, तो मुझे अपना क्लोरीन फिर से बैलेंस आउट करना पड़ेगा। वेरी इजी, अपने इक्वेशन में क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगी। 2 3 ज़ा 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन बैलेंस आउट ऑन बोथ द साइड। सो इन दिस वे मैंने क्लोरीन को दोनों साइड बैलेंस आउट कर दिया, 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन हियर, 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन हियर। बट अब मेरे इक्वेशन में एल्यूमिनियम की बैलेंस आउट नहीं है। प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, मेरा रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम का सिर्फ 1 एटम है। तो बचता है सिर्फ ये वाला साइड जहाँ पर मैं एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा के इक्वेशन को बैलेंस आउट कर सकती हूँ। फाइनली एक बार फिर से चेक करेंगे अपनी इक्वेशन में सारे एलिमेंट्स को। 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम हियर, 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम हियर, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हियर, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हियर, 6 of chlorine here, 6 of chlorine here. Hence my equation is balanced. तो मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। ये देखने में ये लग रहा है कि थोड़ी सी और ट्रिकी होगी पहली इक्वेशंस के कंपैरिजन में। सो नाउ पिक करते हैं सोडियम को। सोडियम के रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में है 2 एटम्स, प्रोडक्ट साइड में है सिर्फ 1 एटम। तो इक्वेशन में सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करेंगे 2, हमारा सोडियम बैलेंस आउट हो गया। मूव ऑन करते हैं क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन भी इक्वेशन में सिर्फ एक ही बार अपीयर हो रहा है। क्लोरीन का यहाँ पर है 1 एटम, वेरस यहाँ पर क्लोरीन के हैं 2 एटम। तो क्लोरीन को बैलेंस आउट करने के लिए मैं यहाँ पर भी ऐड करूँगी 2। तो अब मेरा सोडियम और क्लोरीन 2 एलिमेंट्स इक्वेशन में बैलेंस आउट हो चुके हैं। मूव ऑन करते हैं कार्बन की तरफ। रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में है कार्बन का सिर्फ 1 एटम, प्रोडक्ट साइड में भी है कार्बन का सिर्फ 1 एटम। तो रिएक्शन में इस इक्वेशन में कार्बन भी बैलेंस आउट है। अब मूव ऑन करते हैं ऑक्सीजन की तरफ। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, वेराज प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमारा ऑक्सीजन भी खुद पर खुद बैलेंस आउट हो चुका है। अब पिक करते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन को। ये इक्वेशन बाकी इक्वेशन से थोड़ी और ट्रिकियर है, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो आपको दिख रहे हैं कि उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर और ज़्यादा हैवी है। सो जिस आइडिया से हमने बाकी सारी इक्वेशंस को बैलेंस करा है, उसी आइडिया को फॉलो करते हुए हम पिक करेंगे आयरन को। तो हम Fe के एटम्स को दोनों साइड चेक करेंगे। यहाँ पर Fe के 2 एटम्स, यहाँ पर Fe का सिर्फ 1 एटम। तो Fe को यानी कि आयरन को बैलेंस आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 2। अब इक्वेशन में आयरन बैलेंस आउट है। मूव करेंगे सेकेंड एलिमेंट की तरफ। लेट्स से हम सल्फर पिक करते हैं। सल्फर के रिएक्टेंट साइड में है 3 एटम्स, वेराज प्रोडक्ट साइड में है सल्फर का सिर्फ 1 एटम। तो सल्फर को बैलेंस आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 3। अब हमारी इक्वेशन में सल्फर भी बैलेंस्ड आउट है। तो अब मूव करते हैं अपने थर्ड एलिमेंट की तरफ, विच इज पोटेशियम। पोटेशियम के अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखें तो है सिर्फ 1 एटम, वेराज प्रोडक्ट साइड में 3 × 2 6 एटम्स हैं। तो पोटेशियम को बैलेंस आउट करने के लिए मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 6। सो नाउ इन द इक्वेशन पोटेशियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड आउट। अब मूव ऑन करते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स रह गए हैं, वन इज ऑक्सीजन, द अदर वन इज हाइड्रोजन। पिक करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में है 6 + 4 × 3 12 यानी 18 एटम्स, वेराज ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के हैं 4 × 3 12 + 3 × 2 6 18. So oxygen is already balanced in the equation. Last element which remains is hydrogen. Hydrogen के reactant side में है 6 elements plus product side में है 3 × 2
6 elements. So hydrogen is also balanced out in the equation. So I hope कि इन examples के through आपको बहुत अच्छे से idea लग गया होगा कि कैसे हम chemical equations को balance करते हैं. तो मैंने वीडियो में डिस्कस करी दो ट्रिक्स. One is hit and try, the other one is choosing out the element which is least appearing in the equation. In the next video we'll be discussing types of chemical reactions. So stay tuned to our channel The Education Express for more such education videos. Thanks for watching.